टेस्ट लेंगे हम तुम्हारा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है माता, नाउ बीन रिकॉर्डेड। आइए पहले आपका टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम सेल साइकिल सेल डिवीजन करेंगे। ये करना था ना हमें? यो मैम। यो मैम। तो जो सा क्वेश्चन बोल रहे हो वो करना है आपको। जल्दी आओ। काय क्वेश्चन? और कॉपी पे करना है पहले, बाद में एंड में चैट पे लिखना है, मैं टाइम दे दूंगी। ठीक है करो भाई। क्वेश्चन नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन करने, क्योंकि सारे तो हो नहीं पाएंगे। 1 घंटे की क्लास में जान लोगे क्या मेरी? बताओ। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। यो मैम। यो मैम। कान में आ जाओ तो मेरे ना कान में बोलती है सच्ची। 39। अरे अरे येलो कलर कैसे दिखेगा इन बच्चों को? रुको। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40। इस पेज से ये दो है, फटाफट करो। 1 मिनट स्टार्ट। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। 1 सेकेंड। व्हाट? अरे रुको, ये क्या भूल गया? अरे यार कौन सा चैप्टर आ गया? चलो रुको, सॉरी। आ गया भाई। सेल साइकिल सेल डिवीजन खोल रखा था मैंने, सॉरी माय बैड। 39 एंड 40 गिरा दिख रहा है? हाँ जी, आप कीजिए 39 क्वेश्चन एंड 40। थोड़ा 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 दिख रहा है तुझे? ये ले, अब दिख रहा है? स्क्रीन चेंज मत करो ना बार बार। अब ठीक है? यस मैम। 39 एंड 40, डू क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 फटाफट। एंड 30 भी, 39 40 एंड 30, 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन, यू हैव 2 मिनट्स, स्टार्ट। स्टार्ट 39 30 एंड 40। Ooh. फोर्टी वाला कौन सा बताया आपने? 39 40 एंड 30, 30। One minute done. 30 सेकेंड लेफ्ट। 30 सेकेंड लेफ्ट। इश, कौन है ये? परीक्षित। ओके हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। आंसर साथ में करने हैं बाद में लास्ट में? अभी 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 अपने पास रखने बेटा, अभी बताती हूँ ना। ओके 28 29 30। अब आपको करना है, 28 एंड 29। डू क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, यू हैव 1 मिनट, स्टार्ट। 28 एंड 29, जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन सबको दिख रही है बेटा? यो मैम। 28 एंड 29। आंसर करना चैट बॉक्स में। अपने पास आंसर लिखना है, जब मैं चैट बॉक्स में लिखने के लिए दूंगी ना 1 मिनट, तब लिखना है चैट बॉक्स में, यस ठीक है? ओके यस मैम। 28 एंड 29। वन मिनट है, 1 मिनट सफिशिएंट है। 30 सेकंड डन, 30 सेकंड लेफ्ट। जल्दी करो। ला 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 ला। लास्ट 15 सेकेंड्स। ये चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, अभी आंसर बोल रहा हूँ ना मैं, मानती क्यों नहीं हो? कॉपी पे लिखना है, सुनते नहीं हो यार तुम। लास्ट 5 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन है 63। एक सेकेंड, ट्राई क्वेश्चन नंबर 63।
Okay. You have 1 minute. Start. Question number 63. डन मैम। क्वेश्चन नंबर 63 मैंने अभी खोला है। ऐसे कैसे डन? ऐसे कैसे डन? कहाँ से देख रहा है? हम देखा नहीं है, ये क्वेश्चन लगाए हैं सारे पहले। अच्छा 63 याद है तुझे आंसर? बाई जुबानी एकदम मुंह से, जुबानी बाई जुबान। हम 3 बार लगाए हैं क्वेश्चन कम से कम। 3 बार लगाए हैं, तो दूसरे क्वेश्चन लगा लेते बाबले। बाकी होगे करो, बाकी बच्चे करो। अच्छी बात उसने लगा रखी है, तो तुम उससे बातें कर रही थी। ओहो 20 seconds left. आयुषी अब आइए बेटा, बहुत सारा मिस हो गया था। लास्ट 10 seconds आने वाले हैं और ये हो गए 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलो सिर्फ यही क्यों लगाए, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नाउ यू हैव 1 minute। आंसर चैट बॉक्स में लिख दो जिन्होंने नहीं लिखे, चैट बॉक्स में 1 minute। पिछली बार ही तो किया था प्रोटोकॉल, तुम तो भूल गए। ओके सूर्यान, नियति, दीपक, काजल। ओके सूर्यान से स्टार्ट हुआ, शाबाश। आर्यन बेटा सबके आंसर लिखने थे। सुरु, छवि, स्वाति, वेरी गुड। सुरु ऊपर आ गया, गुड। काजल, आयुषी, शगुन, शिल्पी। शिल्पी नीचे आ गई थोड़ी सी। नीचे कहाँ जा रही है तू? पहाड़ों पे रहते, ऊपर आओ। गुड। जानवी, राजकुमारी, अपू, राशि, आर्यन, सोनिया, अपू। अपू 2 बार क्या हो गया? हर्ष बेटा और देर से दे देता, कल दे देता आंसर। अंशिका, पल्लवी, पल्लवी तुम भी कल देती। हरीश, नियति, नवनीत, मैं, कांचल एंड लास्ट सेकंड्स शीतल, आकांक्षा, प्रीति, कशिश, दीपक, नीता। नीता स्टॉप, मतलब आई मीन सारे स्टॉप कर नीता। ओके अब नहीं देखूंगी आंसर। तो देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ये आपको ये बताता है। ये वाली पिक्चर की डायग्राम से अभी भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आप खुद से एनालाइज करना क्या गलती की है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के सेशन में अगर मैं तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट लूंगी तो तुमको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। तो खुद को देखो कि तुमने कैसे किया। द फिगर बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन एक है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए से माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ABCD लेबल कर रखा है, तुमको करेक्ट ढूंढना है। करेक्ट ढूंढना है तो सबसे पहले आप इसको खुद ही लेबल कर लो तो ज्यादा बेहतर होता है ना। एक्चुअल टेक्निकली तो ये होता है कि आप उसको खुद लेबल कर लो, राइट। तो मुझे बताओ डी किसके लिए है? Outer membrane. आउटर मेम्ब्रेन। नाम भी पता होने चाहिए, फंक्शन भी। बी किसके लिए है? Inner membrane. इनर मेम्ब्रेन। ए फॉर ए Matrix. और सी Crista. क्रिस्टा की क्रिस्टने। क्रिस्टे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी ऊपर आ जाएगा। क्रिस्टा। चलो हाँ क्रिस्टा। डी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बात तो सही लिखी है, नहीं। गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, तो इनर मेम्ब्रेन को स्प्लिटिंग से बनाते हैं, ये बात सही है? No, ma'am. नहीं, ऐसा नहीं। डी हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन तो है। फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, तो वो क्रिस्टे करके फोल्डिंग बनाती है, ये सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है। फिर भी हमें करेक्ट तो मिल गया, फिर भी चेक कर लेते हैं। सी क्रिस्टा पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये क्रिस्टा होता है? No, ma'am. क्रिस्टे होते हैं, हाँ तो सी गलत हो गया। ए मैट्रिक्स, ए है मैट्रिक्स, ये कह रहे हैं मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, सही बात है? No, ma'am. No, ma'am. तो इसके बारे में चलो तुम रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, तो आंसर वुड बी B. अगर हमारा बी ठीक है दैट मींस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रिपेयर है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रिपेयर नहीं है तो कर लेना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। डी ऑप्शन का आंसर क्या था? हम्म डी ऑप्शन का आंसर क्या था? मेजर रेस्पिरेटरी साइट फॉर वो मेम्ब्रेन्स होती है बेटा, जो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में रेस्पिरेशन चलता है ना हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैट्रिक्स में जो लेयर होती है ना उसके अंदर होती है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ एंजाइम्स लगे होते हैं, वो सही आंसर। F0 एंड F1 पार्टिकल्स की बात कर रहे हो? F0 एंड F1 पार्टिकल तो हमारे ऑक्सीजोम का पार्ट हो गया ना, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ETC रेस्पिरेशन में। यस। ठीक है। 40
सेलुलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन्स आर, वो वाले ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन है। ये नीट ना बहुत पूछता है, मैंने इसलिए इतना पुराना क्वेश्चन करवाया है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कौन से ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन है? देखो एक के पास मेम्ब्रेन नहीं है जो क्लियर है, वो है राइबोसोम, क्योंकि आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, तो राइबोसोम नहीं होने चाहिए। तो राइबोसोम है मतलब ये गलत आंसर है, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास। यहाँ भी राइबोसोम है, ये भी गलत है, यहाँ भी राइबोसोम है, ये भी गलत है, तो आंसर ये होगा B. अगर तुमको पता नहीं था तब भी तुम कर सकते थे। लाइसोसोम, गोल्गी एपेरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ के आयो। राइसोसोम और गोल्गी एपेरेटस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट था, तो उन सब में मेम्ब्रेन होती है, तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, Yo, ma'am. राइबोसोम के बेसिस पे आप इसको आराम से कर सकते हो। हाँ, किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर No, ma'am. 35, 30, 39, 35, अच्छा 39, 39 इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्रिस्टा एंड क्रिस्टने, है ना। तो देखो थाइलोकाइड एंड क्रोमेटिन कर लोगे। थाइलोकाइड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो सिक्के जो होते हैं ना, वो एक सिक्के को हम थाइलोकाइड बुलाते हैं। तो ए के साथ हमारा क्या आ जाएगा? Third. थर्ड, शाबाश। और डी के साथ क्या जाएगा हमारा? सेकंड। एक का इसके बेस पे होता है, यानी डी का सेकंड, ए का थर्ड, इसके बेस पे तो नहीं होगा। इतना पता हमें कि बी आंसर नहीं है, लेकिन हमें और ढूंढना पड़ेगा। चलो, क्रिस्टे क्या होता है? कहाँ पढ़े अभी? Ma'am, mitochondria. बी के साथ है 4, बी के साथ 4 है हमारे पास, ये रहा आंसर वुड बी D. है ना। तो जिसको नहीं पता इस क्वेश्चन से वो अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, राइट। Yo, ma'am. 39 हो गया। अब हमारे पास है 35 एंड 30, ये रहा 30, ये दिख रहा है, ये कर लेते हैं। Which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे बार बार पूछते हैं इनका फंक्शन। तो हमने डायग्राम के आगे लिखा था ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बुलाते हैं? Lipid. तो देखो फॉस्फोलिपिड, लिपिड के ऊपर, लिपिड के मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो लिपिड तो ये नहीं बनाएगा ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आंसर वुड बी D. डी। यस, वो क्या नहीं करते? फॉस्फोलिपिड नहीं बनाते। क्लियर है? Yo, ma'am. बाकी सब प्रोटीन से रिलेटेड। देखो प्रोटीन की फोल्डिंग रिलेटेड थी, प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लूकोज का ग्रुप लगाना, ये भी करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, किसी किसी जगह पे क्लीवेज भी तो करते होंगे ना, जब वो प्रोटीन की चेन बना रहे, कहीं पे काटापीटी भी होती होगी, तो ये भी ये करते हैं, लेकिन वो कभी भी लिपिड नहीं बनाते, राइट। सो गुड, नाउ मूविंग ऑन। 30 हो गया आपका, अब बचा 35 एंड ओके, कहां 35? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। फोटोसिंथेसिस में आप इसे पढ़ते हो और रेस्पिरेशन में आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो, ठीक है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होती हैं। यस Yo, ma'am. और दूसरी चीज formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesis machinery। तो प्रोटीन इनके, ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसे बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन होने से ही माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, पहली चीज तो कि जो है उसी से डिवाइड होकर नया स्ट्रक्चर बना है। दूसरा ये कह रहे हैं इनके पास डीएनए होता है अपना, दोनों का अपना सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है? 3 स्टेटमेंट्स है। गलत। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से डिवाइड होके बनते हैं, ये सही है। इनके पास अपना डीएनए होता है सर्कुलर, ये भी सही है, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने की मैकेनरी रखते हैं। इन्हें मेन न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, लेकिन ये अपना काम काफी हद तक खुद कर लेते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट गलत थी, तो आंसर वुड बी ए। ए स्टेटमेंट इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ओके, सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस मतलब मुझे पूरी तरह से भी नहीं, इन द सेंस फ्री नहीं है, इन द सेंस कुछ हद तक फ्री है। क्या मतलब इस बात का? थोड़ी मीन बस टोटली मैम अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म कर सकते हैं कुछ हद तक, पर Totally न्यूक्लियस के अंडर। व्हाई? ऐसा क्या है इनके पास जो सेमी ऑटोनोमस? इनके पास डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। हाँ, इनके पास अपना डीएनए है और ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम है। डीएनए इनके पास भाई सर्कुलर है और राइबोसोम इनके पास 70S है, इसकी वजह से ये अपना काम खुद कर सकते हैं काफी हद तक, राइट। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? भाई न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक रीजन होता है जो बहुत डार्कली स्टेन्ड होता है, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है।
ये रीजन करता क्या है? एक्टिव साइट ऑफ आरएनए। राइबोसोम बनाता है भाई ये, है ना। अब देखो, which of the following statement is true? So larger nuclei are present in dividing cell. larger nuclei थोड़ी होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है। it is membrane bound structure, membrane है इसकी। No, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, No, मेम्ब्रेन ma'am. नहीं है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन में ये नहीं करते वो। माइक हम पढ़े थे ना, क्या पढ़ते थे हम स्पिंडल फॉर्मेशन में? Centrioles. Centrioles. सेंट्रियोल्स, यस Centrioles. राइट। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल। राइबोसोम किससे बने हैं? राइबोसोम बनते हैं प्रोटीन से प्लस आरएनए से ना, उन्हीं के तो मिलने से बनते हैं, तो उनकी सिंथेसिस यही करते हैं, ठीक है। Yo, ma'am. Yo, ma'am. आंसर वुड बी D. D. 29। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें पार्टिसिपेट करता है। मॉडिफिकेशन में और सेक्रेटरी वेसिकल्स को हाँ, फॉर्मेशन। तो क्या फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करता है गोल्जी एपेक्टस? No, ma'am. क्या वो सेक्रेटरी वेसिकल बनाता है, उसकी सरफेस से वेसिकल निकलते हैं बाहर? Yes, ma'am. Yo, Yo, ma'am. क्या रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया करता है? नहीं। No, कौन ma'am. करता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया? Mesosome. मिलोडोम्स। शाबाश। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अरे ऐसा कुछ नहीं करता भाई, उसको नहीं जगा सकता वो, तो सो रहा है वो सोएगा, तो आंसर वुड बी B. B. यस, शाबाश। चलो जी, तो आते हैं हम सेल साइकिल सेल डिवीजन में, ठीक है। गुड, अच्छा परफॉर्म किया तुमने, काफी सारे बच्चों ने। कुछ बच्चों ने रिवर्ट नहीं किया। सात्विक, मुझे तुम्हारा आंसर नहीं दिखा। मुस्कान, मुझे तुम्हारा आंसर नहीं दिखा। मैं उम्मीद करती हूँ अगले वाले में दोगे, ठीक है। तो देखो, ज्यादा बहुत सारा टाइम नहीं है, तो आज हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट इंटरफेस को खत्म कर ले, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो ये हम करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट फ्राइडे तक जाएगा, एक बारी में खत्म हो नहीं पाएगा। और मैं आपको आगे का पढ़ने का स्केड्यूल दे दूंगी, कोई बात। कहाँ है, ये रहा, दिख रहा है सबको? यस। Yo, ma'am. Yo, ma'am. पहले क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बेसिस पे आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है जी। Yo, ma'am. Yo, ma'am. बहुत बढ़िया। सो मेरे को टाइमर स्टार्ट करने दो। 4 क्वेश्चन, 1, 2, 8 एंड 9। अपनी देखो कैसे करना है भाई, जिसको प्रोटोकॉल समझ नहीं आ रही है सुन लो। आपको बैठना है कॉपी लेके, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कौन से क्वेश्चन लगाने हैं मुझे, और पेन लेके। क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आपको उसमें आंसर लिखना है, फिर आपको सीधा हो जाना है, और जैसे मैं स्टॉप बोलूं पेन छोड़ देना। फिर जब मैं आपको बोलूंगी चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, फिर आपको सब कुछ छोड़ देना है, फिर आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, उससे देख के। समझ में आया तुम्हें? Yo, ma'am. Yo, ma'am. तो तुमको अब भी समझ नहीं आया ना, तो तुम जानबूझ के तंग कर रहे हो मुझे। 60 बच्चे कहाँ से आ गई है नीता, इतनी देर से आंसर कर रही है। क्वेश्चन तो बताने दे बेटा, पहली आंसर आ गया इसका, तो अंतर्यामी है बच्ची। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने लंबे क्वेश्चन है वो? 2 क्वेश्चन है ये, तो आपको मिलेंगे 1.5 मिनट, क्योंकि जिंदगी फेयर नहीं है, अनफेयर है। स्टार्ट। मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, मैं नाचती रहूंगी, तुम मुझे देखते रहोगे। कम ऑन, यू कैन डू इट। 1.5 मिनट है, जल्दी करें। किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो फिर वो बताओ। अब मैं 1 मिनट खत्म होने के बाद ही बोलूंगी, तब तक मैं मेडिटेशन करूंगी। वन मिनट डन। लास्ट 30 सेकेंड्स। फाइव, 3, 2,
1 तो बस कोई नहीं करेगा और कहाँ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कौन कौन सा करा अभी? फर्स्ट सेकंड First, 8th और second, 9th। फर्स्ट सेकंड 8 एंड 9 राइट। बहुत बढ़िया। यो मैम। नेक्स्ट 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 जल्दी जल्दी, थकने का नहीं है, रुकने का नहीं है। थर्ड 4 5 6 10 11 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस 4 मिनट स्टार्ट। हर 1 मिनट के बाद मैं तुम्हें बोलूंगी कुछ। स्टार्ट करो। ध्यान से करना है, 10th क्वेश्चन को देखना ध्यान से, घबराने का नहीं है। जो पढ़ के आए उन्हें आता होगा। ध्यान से करें। अब मैं 1 मिनट के बाद बोलूंगी। वन मिनट डन, 3 मिनट्स लेफ्ट। भागो भागो भागो। 5 मिनट नहीं दिए थे आपने तो। मैंने 4 मिनट दिए थे, पिटना जाइए मुझसे, चालाक मत बन ज्यादा। आई बड़ी। अब कितने मिनट बचे हैं? 3 मिनट्स। जल्दी कर ले, बातें करने में तूने कितने सेकंड करवा दिए बताओ। टू मिनट्स डन, 2 मिनट्स लेफ्ट। 2 मिनट बचे हैं, कोई क्या क्या नहीं करेगा। ला 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 ला। यार समोसे खाने का मन कर रहा है। अब पढ़ने पे ध्यान दे, हंसने पे इग्नोर करे। थ्री मिनट्स डन, 1 मिनट लेफ्ट। लास्ट 1 मिनट। तभी टेंशन में। जल्दी से क्वेश्चन करो। अभी चैट में नहीं लिखना, मैं टाइम दूंगी उसके लिए अलग से 1 मिनट। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड में बोलूंगी अब मैं। एंड 5 4 3 2 1 स्टॉप। अभी चैट में नहीं लिखना है। रुको, ये पेज खत्म होने वाला है। हाँ 6 तक तो नहीं किया था आपने अभी? कर लिया था। 6 कर लिया था, 7 नहीं किया था। 11 करा है? Yes, यो ma'am. मैम। अच्छा 11 करा। और छुपा देती हूँ मैं, देखना देखो।
7 and 12 रहता है, राइट? ओके, 7 and 12 तो करिए 7 and 12। अरे यार 7 तो दिख नहीं 7 रहा, के ऑप्शन नहीं दिख रहे। पर ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 कर फटाफट, जल्दी कर 12, 1 मिनट है। नहीं 7 तो मैं कराऊंगी, 7 इंपॉर्टेंट है, मुझे आएंगे मुझे। डन मैम। ओहो हो, बाकियों को भी करना दे बेटा। कोशिश करेंगे कि इस पेज को हम पूरा डिस्कस कर लें आज, है ना? इसी के साथ में रिवीजन हो जाएगी क्विकली। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2, अच्छा मैं जल्दी बोल दे सर, 1। ओके, 7 क्वेश्चन, सेकंड दूर करना पड़ेगा वैसे, नजरों से दूर हो जाओ हमारी। ढेर पा ढेर बच्चों, यह बताना क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो फिर मैं चलो आगे करा दूंगी। दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा, नहीं नो आएगा, मैम। कोई ना, चलो कोई बात नहीं। आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर दे, फिर क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। करा दो रिवाइज। दिख रहे नहीं चैट बॉक्स में? अरे लिख बेटा, 1 मिनट। चलो देखते हैं कौन जीता है, हु इज सिकंदर या सिकंदरी, कौन जीती है हमारी बच्ची? सूर्यांश, वेरी गुड, सूर्यांश वाज जस्ट रेडी। टिक, गुड हर्ष, गुड प्रवीण, वेरी गुड, गुड कृतिका, अरे वाह सोनिया, अरे वाह, सारे बच्चे पढ़ के आए हैं। गुड सुरु, सुरु ये कैसी डीपी लगाई है बेटा? गुड आर्यन, गुड हरीश, काजल, छवि। बाकी बच्चे का है, मार खाओगे। शालिनी, शीतल, राशि, राजकुमारी, आगे राजकुमारी और शीतल के, प्रीति, आंचल, कशिश, भूमि, आगे आंचल का आंसर, आकांक्षा, अभिषेक, नियति का तो आ गया, हिमानी का भी आ गया। अभिषेक बेटा क्यों नहीं बोलते हो, चैट में तो बोलो। रिधिमा, कृतिका, हिमानी, अक्षिता, जानवी, नवनीत, नवनीत कौर, शगुन, ज्योति, जानवी, श्रियांश का तो आ गया, स्नेहा, कृति, रिजुल, रिजुल बेटा चैट में बोल ले, वंश, अंशिका, विंशिका, और 1 मिनट हो चुके हैं, मैं भूल गई थी। आंसर लिख दिया करो यार, तुम चैट पे तो लिखा करो, चैट में किससे शर्माते हो ये बताओ, है कौन शर्माने के लिए चैट में? वेरी गुड वंश, शाबाश। चलो बस करा दूं, जल्दी बताओ। ये देखो मैम। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में सबसे पहले आपका आता है इंटरफेस, उसके बाद आता है आपका माइटोसिस, फिर आता है मियोसिस। यही प्रेजेंटेशन में आपको भेजूंगी, एक बार देख लेना, मजे आएंगे और कुछ नहीं, पढ़ा हुआ है तुमने सब, ठीक है? कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो आपको आती नहीं है। देखो बहुत बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, एक शीट में हो जाएगा, इतना सिंपल है। सब स्क्रीन की तरफ देखो, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ, ठीक है? बाद में सोचना, ओके? तो देखो जो सेल साइकिल होती है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपका लगा होता है इंटरफेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से ना, इसमें होता है इंटरफेस होता है, और आपका एक होता है एम फेस। बेटा जब हम एम फेस बोलते हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये या तो माइटोसिस हो सकता है या फिर मियोसिस भी हो सकता है, तो एम का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इंटरफेस को अपन रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं होता सेल रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग फेज का मतलब होता है कि इसमें कभी सेल डिवाइड नहीं करता। तो कोई पूछ ले सेल साइकिल में सेल डिवाइड कहाँ करता है, तो यहाँ पर सेल डिवाइड करता है, ठीक है? रेस्टिंग फेज में कभी भी डिवाइड नहीं करता, राइट? अगर हम इंटरफेस की बात करें तो उसके 3 फेजेस होते हैं बहुत बढ़िया से, जिसको हम बनाते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। यही होते हैं, गलत बोल रही हूँ? ये मैम। देखो अगर तुमको नीट का पेपर देना है तो तुम उसकी तैयारी कितने दिन करोगे? 2 साल। बर्तन धो रहे हैं,
कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन तो करते ही है बच्चा, है ना? 1 साल की प्रिपरेशन तो करते ही है, इतनी खामोशी क्यों है? Yeah, ma'am. लेकिन पेपर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे 3 hours 20 minutes 3 hours 20 minutes का, है ना? तो देखो सेल साइकिल भी उतनी छोटी होती है। सेल साइकिल में जो सेल डिवाइडिंग फेज है, एम फेज, वो उतना छोटू सा होता है, लेकिन सारा टाइम इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी फेज, जब सेल तैयार होगा डिवाइड होने के लिए। तो मुझे बताओ, तुमको सोच के बताओ यार, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल ही है ये, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ये सेल है, इस बावले को डिवाइड होके 2 सेल बनाने हैं। अरे अरे अरे, इतनी इतनी बड़ी फोटो बनाने की मुझे क्या जरूरत थी, तो मुझसे छोटे वाले सर्कल नहीं बनते, बताओ। ये 1 सेल है, ये 1 सेल को डिवाइड होने का है, तो ये डिवाइड होकर 2 सेल बना देगा। इसको इतना सही तो करना है। तो बेटा डिवाइड होने से पहले से किस किस चीजों की जरूरत होगी, सोचने की बात है। क्या लगता है क्या क्या चीजें से चाहिए करने की जरूरत है बिफोर इट डिवाइड्स? सारी ऑर्गेनेलीज डबल करेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल डबल हाँ, करेंगे। सारी ऑर्गेनेल डबल करेंगे, उसका जेनेटिक मटेरियल डबल करेंगे। और बेटा बेटा साइटोप्लाज्म डबल नहीं करेगा? गब्बू नहीं बनाएगा तो उसे? ये हाँ, साइटोप्लाज्म भी तो डबल करेगा ना। तो इंटरफेस में यही सब होता है। क्या होता है? ऑर्गेनेल्स डबल होगी, क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, क्या होगा? साइटोप्लाज्म डबल होगा। लेकिन क्या सेल डिवाइड करेगा? नो No, ma'am. No, ठीक है, ma'am. आपको यही चीज समझनी थी। ठीक है, तो देखिए जीवन फेज के अंदर क्या होगा? जीवन फेज में सारी क्या होगा? ऑर्गेनेलीज डबल हो जाएंगी। सारी ऑर्गेनेल्स डबल हो जाएगी, राइट? यहाँ बना होगा, एक सेकंड रुक जाओ, बना होगा, दोबारा दोबारा क्यों करेंगे? कहाँ गया? ये रहा हमारा जीवन फेज। जीवन फेज की क्या होता है? सबसे पहली चीज देख बेटा, अगर उसको ऑर्गेनेल डबल करना है, उसको जगह भी तो चाहिए ना। तो जगह उसके पास कैसे होगी? साइटोप्लाज्म में। तो पहले तो उसका साइज इंक्रीज होगा, मतलब साइटोप्लाज्म भरेगा, तो सेल हो जाएगा गब्बू, है ना? जैसे हम रोज मोमोज खा के गब्बू हो सकते हैं, वैसी सेल होगा गब्बू सा। फिर उसमें सारी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होगी, लेकिन 3 ऑर्गेनेल है जो यहाँ डुप्लीकेट नहीं होगी। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है गोल्जी। ये जीवन में डुप्लीकेट नहीं होते, ये कहाँ डुप्लीकेट होते हैं? G2 में। तो एनसीईआरटी निकालो और वहां लिखो कौन सा पेज नंबर है जहां G1, S और G2 लिखा है, तीनों पॉइंट्स में लिखे हैं। पेज नंबर Ma'am, 163. लिख वहां पे, G1 छोड़, वहां पे G2 पे जाके लिख क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी। ये डुप्लीकेट होते हैं G2 में, बाकी सब डुप्लीकेट हो जाते हैं G1 में। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हुई, साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ा, प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस यहाँ होती है। देखो प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस पूरे इंटरफेस में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वो यहाँ होती है। तो ब्रैकेट में मैं मैक्सिमम लिखती हूँ। तो याद रखना, अगर नीट पूछे कि प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, वो लिखे G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड ऑल ऑफ द अबव, तो आप लिखोगे ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली पूछे कि मैक्सिमम प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, तो आंसर वुड बी G1. जी और अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में ना हो ना, तब भी G1 के साथ जाओगे। ये बात क्लियर है? ये मैम। अब ये सब के साथ Sure, ma'am. आगे डीएनए ने, हाँ प्रीति बोलो, हाँ प्रवीण बोलो। तो एनसीईआरटी में G2 लिखा है प्रोटीन्स के लिए। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, मैक्सिमम बोलेगा तो ये लिख के आई हो, नहीं तो पीछे आगे वाले में लिखेंगे सारे केसेस में, वही तो बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब G1 में प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस G1 से स्टार्ट होती है, S में भी होगी, G2 में भी होगी, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट इसका G1 फेज में ही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंथेसिस वाला जो फेज होता है वो ये होता है। अगर कोई पूछे इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो ये है लॉन्गेस्ट। ओके, ये एक चैप्टर ना खतरनाक है, इसके लैंग्वेजेस बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए साथ साथ बता रही हूँ, इस बात को नोट करते चलना। अब देख, 5th पॉइंट है एटीपी की सिंथेसिस। देखो ये सब कुछ तुम्हें आगे करना है। अब देखो अगर उसका साइज इंक्रीज हो गया, ऑर्गेनेली वो डबल कर रहा है, तो एनर्जी तो लग रही होगी ना। तो एटीपी की सिंथेसिस भी हर जगह होती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होती है? G1 फेज में। अब G1 के पास कौन सा फेज आता है? एस S फेज। S फेज में किसकी सिंथेसिस होती है? डबल होता है जेनेटिक मटेरियल। End of. S फेज किसके लिए फेमस है? S स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज, किसके लिए फेमस है वो? DNA replicate and store डीएनए protein. रेप्लिकेट। हाँ, तो डीएनए की अगर सिंथेसिस हो रही है, तो डीएनए, ये मेरे पास डीएनए, इसको देख के नया डीएनए बन रहा है, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स ना।
तो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस G1 फेज में होके आएगी, राइट। अगर तुमको पुलाव बनाने है तो सारा रॉ मटेरियल तो पहले इकट्ठा करोगे ना, तो G1 फेज में न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है। क्लियर है ये? Yo-yo. मैम। Yo-yo, ma'am. एस फेज इज फेमस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए बना लिया, अब डीएनए को तुम्हें गोल गोल घुमाना भी तो है, तो डीएनए जिस प्रोटीन के आसपास लगता है उसको क्या बुलाते हैं अप्पा? हिस्टोन। Histone. हिस्टोन की डुप्लीकेशन भी हो जाएगी। हाँ, हिस्टोन की डुप्लीकेशन भी होगी। अब देखो डीएनए कैसे, देखो इस टाइम पे कंडेंस हो चुका होता है डीएनए, तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में मिलता है। अब ध्यान से देखना, जब वो क्रोमोसोम की फॉर्म में मिलता है आप ऐसे बनाते हो ना उसको, Yo-yo, ma'am. दिस इज माय क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, अगर मैं बोलूं डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है, तो डीएनए की डुप्लीकेशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 डुप्लीकेट होगा, लेकिन वो एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच होगा। ठीक है, तो ये एस फेज में होगा। ये बात समझ आई? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. बेटा ये वाला ध्यान से सुनना, एक मिनट हरीश बेटा, ये नॉर्मल है, दिस इज माय G1 फेज। ध्यान से समझना, इससे एक बहुत प्यारी बात समझ में आएगी। ये मेरा एस फेज है। एस फेज में क्या होगा, ये है DNA. हाँ गुब्बू, गब्बू का हर क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो रही है ना, तो ये दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है जी, ये है मेरा एस फेज। तो मुझे देख के बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 1। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं G1 फेज में और एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, सेम नहीं होंगे? मैम। Yo-yo, ma'am. राइट। देखो ध्यान से सुनना, ये बात यही है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, यही फंसाएंगे तुम्हें। देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम आप सेंट्रोमियर से चेक करते हो, तो सेंट्रोमियर तो एक ही है ना जिसके आसपास चिपक रहा है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 और S में सेम है ना, यही बात हो रही है। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कैसा है? डबल। हाँ, है ना? अगर ये N था, सॉरी C से, अमाउंट ऑफ डीएनए हम C से रिप्रेजेंट करते हो, ये C था तो ये 2C हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? कैसे? Yes, ma'am. क्योंकि एक क्रोमोसोम के अंदर हम अज्यूम करते हैं एक डीएनए है, तो सेकंड वाले केस में आपको कितने डीएनए दिख रहे हैं? 2 डीएनए। ये बात क्लियर है सबको? हाँ हरीश पूछो, बोलो। गलती से खड़ा हो गया हाथ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन सिंथेसिस, और तीसरी सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन। अब देखो सेंट्रियोल, तुमको याद है प्रवीण ने पूछा था क्लास में कि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में दिखता है, प्लांट सेल में नहीं होता। याद है किसी को? Yo-yo, ma'am. बिल्कुल सही बोला था उसने, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल है। तो मेरे सेल के अंदर एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, लेकिन प्लांट के सेल में कौन डुप्लीकेट होगा? MTOC, विच इज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटीन का गुच्छा है, ऐसे समझ लो एक पैकेट है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। ठीक है, तो इस पैकेट को मैं बुलाती हूँ MTOC। तो प्लांट के केस में ये होते हैं, मेरे सेल के केस में सेंट्रियोल है। इतनी बात क्लियर? Yo-yo, ma'am. तो नहीं गए? No. ठीक है, G2 फेज में क्या होगा? देखो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट हुए, गोल्जी डुप्लीकेट हुआ, इसके अलावा ट्यूबुलिन प्रोटीन भी डुप्लीकेट होता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे G1, S एंड G2 के। क्लियर है सबको? Yo-yo, ma'am. अब लेट्स सी जितने क्वेश्चन हम इसके साथ निपटा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इससे हो जाने चाहिए। हाँ बेटा पूछ डाउट पूछ पूछ। एस फेज निकालना एक बार। हाँ, जो आपने ऊपर क्रोमोसोम 1 लिखा है ना, वहाँ पे क्रोमेटिड आएगा ना? कहाँ पर? जब आपने क्रोमोसोम 1 लिखा है। वैसे तो हम इसे क्रोमेटिड बोल सकते हैं, लेकिन जब ये अकेला पड़ा है तो मैं उसको क्रोमोसोम ही बोलूंगी। जब उसके दो स्ट्रैंड्स आ जाएंगे तब मैं एक दो क्रोमेटिड बोलूंगी, ये क्रोमेटिड 1, ये क्रोमेटिड 2। अकेला पड़ा है तो मैं उसको क्रोमोसोम ही ट्रीट करूंगी। यस नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। दिख रहा है सबको? Yo-yo, ma'am. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेस। सही ढूंढना है हमें, सत्य। अरे ये तो कहां से आ गया ये, बताओ। सत्य ढूंढना है हमें, सत्य ढूंढते हैं। डीएनए सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन टेक प्लेस जी फेज में होता है, G1 फेज में। No, ma'am. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, सारे सेल के कंपोनेंट रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। No, ma'am.
No, ma'am. ऐसे तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब केमिकल रिएक्शन उसमें हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये ग्रो करता है सेल, बिल्कुल करता है, जीवन फेज में वो गब्बू हो जाता है ना। और डज नॉट रेप्लिकेटेड डीएनए, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करते, ये बात सही है। Yo-yo, ma'am. Yo-yo. Yo-yo, ma'am. न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, अरे कहाँ से न्यूक्लियर डिवीजन है ही नहीं यहाँ पे। आंसर वुड बी C. C. और कैट, कैट माने बिल्ली, आंसर वुड बी सी है। यू सी, आंसर चेक करो, तुम्हारा सही आया तो वहां पे टिक करो, नहीं आया तो वहां काटो ईमानदारी से। नाउ सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन है ये, ध्यान से सुनेंगे कि कुछ सेल क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, बहुत सिंपल से प्रोसेस करते हैं, कहते हैं हमें ये मोह माया में रहना ही नहीं है, कहते हैं तुम सब पागल हो, टेक्निकली तो यही कहते हैं वो, हमें इन मोह माया में रहना नहीं है, तुम सब पागल हो। तो कह रहे हैं कि पहले इंटरफेस होता है ना, G1 फेस, S फेस, G2 फेस, उसके बाद सेल एंटर करता है M साइकिल में, ऐसे करते हैं हम लोग सेल साइकिल, Yeah. और सेल इसी में घूमता रहता है। जब वो G1 में एंटर करता है तो एक सेल होता है, जब वो M से एग्जिट करता है तो कितने सेल बन जाते हैं, दो सेल बनते हैं, राइट। तो ये सेल ने सोचा बस बहुत हुआ ये अत्याचार, मैं जा रहा हूँ हार्ट बनाने, क्योंकि हार्ट के सेल अब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो बाहर निकला है, ये जो भाग गया, अब इस भागने के वाले के पास दो ऑप्शन है। पहला, कभी रिटर्न ना करे, ठीक है, नेवर रिटर्न। कहाँ रिटर्न ना करे, और दूसरा ऑप्शन क्या है, लौट के बुद्धू घर को आए, रिटर्न सेल साइकिल। हमारे केस में, एनिमल के केस में जनरली सेल्स कभी वापस नहीं आते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है यार, ऐसा नहीं है सेल कभी चला गया कभी वापस आ गया, हमें तो कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे केस में तो जनरली रिटर्न बैक वो करते नहीं है। लेकिन प्लांट के केस में बहुत होते हैं जो लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं। ये आप पढ़ोगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी में लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, जहाँ पे आप हार्मोन के बारे में पढ़ते हो, वहां पे आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके दो फीचर है। अब लेकिन सेल तो सेल साइकिल से बाहर निकल गया ना, अब हमेशा कहते हैं सेल किसी ना किसी फेज में ही पड़ा है, हम हमेशा अपने सेल को तो ऐसे ही कहते हैं। तो मैंने बोल दिया मेरा कोई सेल पड़ा है G1 में, कोई S में, कोई G2 में, कोई M फेज में। अब मैं इस सेल को क्या बोलूं जो सेल साइकिल से भाग गया, जो मेरे दिल के सेल है, जो कभी रिटर्न नहीं होने वाले, जो मेरे न्यूरॉन्स है, जो कभी दोबारा से सेल साइकिल एंटर नहीं करेंगे, ये सेल कौन सी स्टेज में होते हैं, ये जिस स्टेज में होते हैं, हाँ, उसे हम कहते हैं G0 फेज, और इसको हम क्या बुलाते हैं, क्विसेंट फेज, राइट, क्विसेंट फेज बोलते हैं। तो इस फेज में क्या सेल मर गया, क्या सेल मर गया, नो मैम, इस स्टेज में क्या सेल मर गया या जिंदा है, जिंदा है। जिंदा है भी। लिविंग है, क्या उसमें केमिकल एक्शन हो रहे हैं, यस मैम। यो मैम। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है ना। बस वो क्या नहीं कर रहा है, वो बस डिवाइड नहीं कर रहा है यार, इतना ही कर रहा है ना। तो हम बोल देते हैं कि सेल एग्जिट कर जाते हैं और G0 फेज में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जिट करते कहाँ से है, ये जो सेल है ना जिसने भागना था, ये सेल पहले आता है G1 फेज में, थोड़ा सा अपना साइज इंक्रीज करता है और उसके बाद G0 की तरफ जाता है। ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि सेल जब भागता है ना, वो कहाँ से भागता है, वो पहले G1 में एंटर करता है और उसके बाद भागता है, समझ आई। अब देख लेते हैं, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। देखो इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो मर गया, इनएक्टिव का मतलब है विल नॉट डिवाइड। पहले तो वहां लिख लो, एनसीईआरटी है आपके पास, वहां पे क्वेश्चन स्टेज के पास इनएक्टिव स्टेज लिखा होगा, देखो मिला कि नहीं मिला, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज। ये प्रोसेस होता है एट द एंड ऑफ, अभी किसके एंड में होता है, G1 phase. G1 बस एग्जैक्टली यही करना है। तो आपकी सेल साइकिल बनी है ना एनसीईआरटी में, वहां पे G1 फेज से एक लाइन निकालो और वहां पे G0 लिखो। कंफ्यूजन ही होती है, बच्चे M फेज के बाद कर देते हैं, G1 के बाद होता है। M फेज के बाद जो सेल बनते हैं ना उसका साइज छोटा होता है, पहले वो थोड़ा साइज इंक्रीज होता है नॉर्मल सेल जितना, उसके बाद वो एग्जिट करते हैं, ठीक है, खा पी के जाते हैं, वो खाली पेट नहीं जाते, ओके। तो G1 फेज क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर इज बी, जिसका गलत हुआ है ये कंट्रोवर्शियल था तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेल्स इन G0 फेज, अभी पूछ रहे हो जो सेल G0 फेज में वो क्या है। देखो बहुत सारी बुक्स बड़ी सारी चीजें लिखती है, लेकिन आपको क्या याद रखना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो G0 फेज कौन से पेज नंबर पे लिखा है, M164. वहां पे देखो कौन सी वर्ड, कौन सी लाइन लिखी है, एग्जिट द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल, कौन सा लाइन लिखा है,
एग्जिट। बस यही आंसर है। ठीक है, देखो टेक्निकली सस्पेंड द सेल साइकिल भी एक वर्ड आ सकता है, देखा जाए तो जो सेल कभी रिटर्न नहीं कर रहा वो सस्पेंड कर रहा है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जिट कहती है ना, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है 2019 का। ठीक है, बहुत कलेश हुआ था इस पे, तो आंसर इसका रहेगा बी, क्योंकि जब कहीं से आंसर ना मिले तो जो एनसीईआरटी में लिखा है हम उसी को सच मानते हैं, समझ गए? ये आंसर हो गया बी। शाबाश, देखो जितना हमने पढ़ा इंटरवेल से इतने क्वेश्चन तो हो गए, और 2019 के देख रहे हो, पास पास की है। नाउ सेल्स इन जीन ऑफ, अच्छा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन द सेल साइकिल, तो सेल साइकिल के करेक्ट सीक्वेंस क्या है यार? पहले 1 आएगा, फिर एस आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एम आएगा। आंसर क्या है? A. ऑप्शन है। ए फिर ये तो इजी था, फिर कद्दू हरकत होगी, जीवन से स्टार्ट करना है, अगर ये गलत किया तो हद हो गई। बताओ। फोर्थ, फिफ्थ, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन, डीएनए सिंथेसिस कहाँ होती है बेटा? S phase. एस phase। हाँ यही है। When cell has stalled, इसका आंसर ये है, stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? Now there is a thing. Checkpoints क्या होते हैं? जो एक्टिविटी पे कंट्रोल रखते हैं। हाँ, जो एक्टिविटी पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है ना। अगर देखो, अगर सेल को मैंने ढंग से रेगुलेट नहीं किया तो वो बावला तो कैंसर में चेंज जाएगा, हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ होगी, मैंने गड़बड़ वाले सेल आगे कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, म्यूटेशन, जिन लोगों को जेनेटिक बीमारी हो जाती है, क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस होती है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया या कम चला गया, हर किसी को तो नहीं होती, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरी बॉडी में कभी गड़बड़ नहीं होती होगी, मेरी बॉडी में भी सेल डिवीजन में गड़बड़ होती होगी, पर वो सेल की मृत्यु हो जाती है, उसकी सेल साइकिल कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो मैं बच रही हूँ अभी तक। ठीक है, तो बचते कैसे है? क्योंकि यहाँ पर होते हैं चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है जो चेक करते हैं कि सेल ने एक फेज कंप्लीट कर लिया या नहीं, कंप्लीट कर लिया तभी उसको आगे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मॉड्यूल का फर्स्ट सेगमेंट मिला है, राइट? यस मैम। अब क्या करेंगे? अब वो रेगुलेट करेंगे आप टेस्ट दे रहे हो और क्लास में आ रहे हो या नहीं। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे और क्लास में नहीं आ रहे हो तो उनको पता चल जाएगा कि आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर आपको फ्री में मॉड्यूल्स क्यों देगा कोई, राइट? तो फिर आपको उस साइकिल से बाहर निकाल देंगे कि ये बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो हम फोर्स नहीं कर रहे, फिर जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको बाकी के मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो ये हुआ चेक पॉइंट टू इंश्योर कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं, चल रहा है तो आगे चलेंगे, नहीं तो रोक देंगे। समझ आई बात? एग्जाम्पल देख रहे हो मेरा, गजब, ग्रेट, ग्रेटनेस झलकती है, ग्रेटनेस। जीवन एस G2, एम बड़ा कैसे बना दिया मैंने? नहीं बन रहा, जीवन सबसे बड़ा है ना बेटा, तो इसको बड़ा बनाएंगे। वैसे तुम गलत क्यों बना रहे हो? हैं बताओ। चलो यार, ठीक ठीक प्लीज, नहीं तो आज तो ये बनाते रह जाएंगे। ये एम है, इसमें भी एम फेज में भी अगर मैं बनाऊं ना तो एम फेज किस किस में डिवाइड होता है, जल्दी से देख लेना ये कृपा करके। कैसे याद है? टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। प्रोफेज। ओ बेटा, इतना गलत कैसे बोल गई तू? है बताओ। मैम मैंने उल्टा बोला, मैंने क्यों? टीलोफेज से किस स्टार्ट खुशी किया में, था। किसकी खुशी में उल्टा बोला है? ऐसे धक्के से उल्टा सीधा नहीं बोलना, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तेरे। देखियो, बताओ, हद हो गई। उल्टा नहीं बोलना, ठीक है? पी मैट से याद रखते हैं हम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ध्यान से देखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी है ना जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस का मटेरियल डिवाइड हुआ है, इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। बेटा जो रिवाइज नहीं करके आया ना वो रो देगा। पढ़ के आते होते हैं एम फेज, क्योंकि रिवीजन क्लास में बिना पढ़े होगे तो रिवीजन तो नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। देखो एम फेज जो होता है वो 2 फेजेस में डिवाइड होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, है ना? तो साइटोकाइनेसिस इसके बाद होगा। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में अब देखो चेक पॉइंट्स कहाँ आते हैं, कब कब रेगुलेट करता है। पहले G1 फेज से S में जब सेल जाता है ना, पहला चेक पॉइंट यहाँ आता है, इसको हम बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। नाक के लगे हैं ये, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं कि जो सेल है वो अच्छे से गब्बू हो गया, नहीं हो गया उसको नहीं सही से गब्बू हो, उसको G1 में ही रखेंगे। ठीक है, पीछे नहीं भेजते, G1 में ही रखते, दरवाजा नहीं खोलते। दूसरा चेक पॉइंट आता है आपका G2 से M फेज के बीच में, प्रोफेज के बीच में बेसिकली। तो G2 इसको हम बोलते हैं G2
एम फेज चेक पॉइंट। यहाँ पे वो चेक करता है कि डीएनए सिंथेसिस बढ़िया से होगी, सारी ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होगी, अब हम सेल डिवीजन में डालेंगे। और तीसरा चेक पॉइंट आता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, ठीक है, मेटा एंड एना के बीच में आता है एक चेक पॉइंट, जो आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्रोमोसोमल बीमारियां ना हो ना, ये इसके लिए ये चेक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 चेक पॉइंट्स होते हैं, ये क्लियर है? आइए पीछे आते जाए। When cell has stalled DNA replication, fork, तो सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन रोक दी भाई, डीएनए रेप्लिकेशन फॉक को रोक दिया, मतलब सही से नहीं बना। Which check point should be predominantly activated? कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो गया होगा? G1S checkpoint. डीएनए रेप्लिकेशन का फॉक बन रहा था और उसमें गड़बड़ हुई है। G2M G2M, हाँ, G2M. क्योंकि ये वाला तो क्रॉस करके आ गया ना, वो तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, तो आगे वाला पकड़ लेगा ना उसको। हाँ, तो आंसर वुड बी G2M, आंसर वुड बी बी, राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कितना टाइम है? अरे 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 बहुत ही कम समय है, ये वाला करा देती हूँ। नहीं यार, सीक्वेंस में कराऊंगी, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। During which phase of cell cycle the amount of DNA in a cell remain at 4C level if the initial amount is donated at 2C level? Initial जो amount था वो हमारा 2C लेवल पे था, पर वो कौन सी स्टेज है जिसमें हमेशा 4C रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा? तो अगर इंटरफेस की मैं बात कर रही हूँ, है ना, इंटरफेस की मैं बात कर रही हूँ, बाकी में तो सेम ही रहेगा। तो इंटरफेस में एक होता है G1 फेज, एक S फेज, एक G2 फेज। वो पूछ रहा है बताओ कौन सा फेज है जहां पे अगर अमाउंट 4C हो गया तो 4C ही रहेगा? G2. हमने स्टार्ट किया है 2C से और हमारा हो जाएगा 4C यहाँ पे जाके और फिर 4C यहाँ जाएगा। तो कौन सी स्टेज है जिसमें 4C ही एंटर किया और 4C ही रहा? दैट वुड बी G2। आंसर वुड बी G2 ओनली, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल, अब ये पूछ रहा है S फेज में, तो हमें इतनी सारी बारी कर ली है, देख लेते हैं एक बार। S फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है सारे सेल्स में। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन द सेम रहता है। No, ma'am. क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है? No, ma'am. क्रोमोसोम अगर ऐसे था तो नया वाला स्ट्रैंड उसके साथ लगा है, नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, भूलना मत। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस थोड़ी होता है, मियोसिस थोड़ी चल रही है भाई। आंसर इज ए। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराना चाहती थी, आ गया। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। देखो सेल साइकिल को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये तुम कर लोगे, इंटेलिजेंट हो। गिवन बिलो इज अ सिस्टमैटिक ब्रेकअप ऑफ अ फेजेस और स्टेजेस ऑफ अ सेल साइकिल। सेल साइकिल का बना रखा है इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सत्य बताना है आपको कि स्टेज कौन सी है, आपको खुद से बताना। तो देख के मुझे पता चल रहा है यहाँ से 2 सेल बाहर निकल रहे हैं, दैट मींस ये माइटोसिस लिखा ही है, ठीक है। यहाँ पर ये होगा मेरा G1 फेज, क्योंकि देखो 2 सेल यहाँ निकल रहे हैं ना, तो उसके बाद तो G1 फेज ही स्टार्ट होगा, फिर ये होगा S फेज, ये होगा मेरा G2 फेज, है ना। फिर आएगा मेरा माइटोसिस की बात हो रही है, तो पहले होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। और ए है मेरा कैरियोकाइनेसिस। बेटा लेबलिंग वाले डायग्राम को खुद ही सॉल्व कर लिया करो, इजी हो जाएगा। तो सी से कैरियोकाइनेसिस है? नो मैम, साइटोकाइनेसिस। डी से सिंथेटिक फेज है? No, ma'am. बहुत मार खाओगे। एस फेज इज सिंथेसिस फेज होता है। ए से साइटोकाइनेसिस है? नो मैम। बेटा सी से साइटोकाइनेसिस। और बी से मेटाफेज है? नो। डी से एनाफेज है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। भगवान के लिए नाम अच्छे से पढ़ ले, नहीं तो आपका पेपर में कबूतर बन जाएगा। ओके, कितने क्वेश्चन रह गए आज वाले? 2। अरे वाह, 2 ही है। ओके, तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे, मियोसिस पढ़ के आना, ठीक है। बाकी मैं